नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। बिहार में जैसे जैसे तीसरे दौर के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। सभी पार्टियां एक दूसरे को घेरने के लिए स्थानीय मुद्दों समेत राष्ट्रीय मुद्दों को जोर शोर से उठा रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल उठाकर एक बार फिर विकास के मुद्दे को प्रचार के रण में ला दिया है। उधर बीजेपी भी विकास के लिए खुद को जरूरी बता रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में बदलाव की लहर का दावा कर रहे हैं। दावों, वादों और मुद्दों से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ आज लोकतंत्र में बिहार के बुनियादी मुद्दों की भी बात होगी। आइए लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नीतीश कुमार ने गुजरात विकास मॉडल को किया खारिज। केंद्र सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। बीजेपी से पूछा, क्या हरियाणा में है मंगल राज? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, बिहार में है बीजेपी की लहर। बिजली की समस्या से जनता है परेशान। जनता को दिया भरोसा, एनडीए करेगा विकास। तीसरे दौर के लिए प्रचार तेज। वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज कई जनसभाएं। पटना में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। महागठबंधन की भी कई रैलियां। और गोपालगंज में बिजली संकट से किसान परेशान। सरकारी बेरुखी से चीनी मिलों से बिजली उत्पादन ठप। चुनाव में बड़ा मुद्दा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को तीसरे और चौथे दौर के लिए 8 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे, तो वहीं केंद्र सरकार की खुलकर आलोचना भी की। नीतीश कुमार ने गुजरात के विकास मॉडल को भी खारिज किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी प्रचार ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इस कड़ी में शुक्रवार को नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ 8 जनसभाएं की, जिसमें तीसरे और चौथे दौर के मतदान वाले इलाके शुमार हैं। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान पर निशाना साधा और उन्हें असंवेदनशील करार दिया। जानते हैं केंद्र सरकार के मंत्री कितने संवेदनहीन हैं, संवेदन शून्य है। एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि अगर कोई कुत्ता को ढेला मार देगा तो उसके लिए सरकार जवाबदेह थोड़ी है। नीतीश ने केंद्र सरकार के 17 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने गुजरात मॉडल की जमकर आलोचना की। मुख्यमंत्री का आरोप है कि गुजरात में महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। वहां खराब कानून व्यवस्था की वजह से पंचायत चुनाव तक नहीं हो पाए हैं। और गुजरात में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि पंचायत का चुनाव नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के वायदों पर वार किया। काम किया नहीं, जो वादा किया 2014 में उसको पूरा नहीं किया। युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा देंगे, भूल गए। काला धन लाएंगे बाहर से, अब बाहर से काला धन लाएंगे और हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और जनता से कई चुनावी वायदे भी किए। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4 लाख रुपए का क्रेडिट देने की बात कही। 4 लाख रुपए का स्टूडेंट कार्ड हम उपलब्ध कराएंगे। वहीं केंद्र सरकार को विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती भी दे डाली। हम तो रोज इनसे कहते हैं विकास पर आइए बात कीजिए। नीतीश कुमार ने सारण के मांझी, मुजफ्फरपुर के मीनापुर और बरूराज, पूर्वी चंपारण के मधुबन और ढाका, जबकि पश्चिमी चंपारण के नौतन और बेतिया में चुनावी सभाएं की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कल कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना की। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एनडीए ने जनता से अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन अब इस दावे की कलई खुल गई है। अच्छे दिन नहीं कहा था कि 26.5 लाख करोड़ रुपया हम चुरा कर रखे, हमें मोदी चुरा कर रखे। विदेश में ला के पैसा
सब लोग के खाता में 15.5 लाख रुपया जमा कराएंगे। बोला था कि नहीं बोला था कि 5 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी हम देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? तो नौकरी मिली। बीजेपी भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। तीसरे और चौथे दौर के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई रैलियां की। वो वैशाली के हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में जनता से मुखातिब हुए। उन्होंने विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की तो विरोधियों पर जाति के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। हाजीपुर में तीसरे दौर में मतदान होना है, जबकि मुजफ्फरपुर में चौथे दौर में वोट डाले जाएंगे। वो कहते हैं अगली जाति का नाम पिछड़ी जाति का चुनाव। मैं भी कहता हूं चुनाव अगले पिछड़े का चुनाव है, मगर मैं कहता हूं अगले बिहार और पिछड़े बिहार के बीच में आप चुनाव हो रहा है। आप बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी जिले के कल्याणपुर और गोविंदगंज में चुनावी सभाएं की। दोनों मंत्रियों ने संबोधन में नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की और उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। सुषमा स्वराज ने विदेश नीति की तारीफ की। वहीं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दाल के बढ़ते दामों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। पता नहीं कौन सा अहंकार जागृत हुआ नीतीश जी के मन में कि उन्होंने ये ठान ली कि मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप काला बाजारियों से मिले हुए हैं। आपकी मजबूरी है कि आपके सभी मंत्री तो थैली लेते हैं। टेलीविजन पर पूरी दुनिया ने देखा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने शुक्रवार को बक्सर में रोड शो किया। उन्होंने इलाके के बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप दुबे के लिए वोट मांगे। रोड शो के दौरान प्रदीप दुबे भी मौजूद थे। बाइक और कारों का काफिला शहर भर में घूमता रहा। हालांकि प्रशासनिक अनुमति की समय सीमा खत्म होने की वजह से सुशील मोदी शहर के सभी इलाकों तक नहीं पहुंच पाए। बक्सर में तीसरे दौर में मतदान होना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में बदलाव की लहर का दावा किया है। शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने मुजफ्फरपुर में प्रचार किया। यहां प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने बिहार में विकास का मुद्दा उठाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार की जनता बिजली की समस्या से जूझ रही है। किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि सिर्फ एनडीए ही बिहार का विकास कर सकता है। खेतों में बिजली के खंभे दिखाई नहीं पड़ते, बिजली आती कम जाती ज्यादा है। हवा का रुख विकास की तरफ है और विकास का मतलब है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री रहे और जेडीयू के वरिष्ठ नेता भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। भीम सिंह ने पटना बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, अनंत कुमार, सुशील कुमार मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। भीम सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अहंकारी करार दिया। शुद्ध पिछड़ावादी राजनीति के ही कारण राजनीति में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी में आस्था प्रकट करते हुए अपने चुनाव प्रभारी श्री अनंत कुमार जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे साथी कर्मठ अध्यक्ष भाई श्री मंगल पांडे जी के समक्ष सदस्यता ग्रहण करता हूं। बिहार में तीसरे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज जनसभाएं करेंगे। अरुण जेटली पटना में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। रघुवर दास पटना सिटी, रक्सौल, पीपरा, परिहार और महनार में सभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पटना से संवाददाता कृति मिश्रा जुड़ी हैं। आइए उनका हम रुख करते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। कृति, कल भी हमने जो दिन भर देखा, एक बार फिर कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं विकास की बात फिर से हो रही है?
एनडीए के नेता अमित शाह, तमाम और बड़े नेता कह रहे हैं एनडीए ज़रूरी है विकास के लिए, तो गुजरात मॉडल के ज़रिए विकास की बात नीतीश कुमार भी उठा रहे हैं। माने एक बार फिर से विकास की बात आने लगी है? जी हाँ, देखिए प्रीति, कहीं ना कहीं जो एक पढ़ा लिखा तबका है, जो चीजों को समझता है, वो लगातार नाराज था इस बात से कि जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं इश्यूज आयात कर रहे हैं दूसरे पार्ट्स जो हैं कंट्री के, जो नहीं मुद्दे हैं उनको मुद्दा बनाया जा रहा है, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाए जा रहे हैं। उनका ये मानना था कि जो जनता से सरोकार रखते हैं मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि कल नीतीश कुमार ने भी गुजरात मॉडल वर्सेस बिहार मॉडल पर डिबेट उठाई। उन्होंने ये कहा कि गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए, वहाँ इतना औरतों में कुपोषण है। तो दूसरी तरफ आप एनडीए के नेताओं की बात करिए तो देखा हमने शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह से अमित शाह ने भी कहा कि अगर विकास चाहिए तो सिर्फ एनडीए ही एक रास्ता है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जो पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वापस विकास पर आती हुई दिखाई दे रही है। जी, लेकिन फिर भी हम माने कि नीतीश कुमार के निशाने पर चाहे बात गुजरात मॉडल की हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री को घेरे में ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए वो लगातार कहते आए हैं कि अगर विकास की ही बात करनी है, वो खुली चुनौती देते आए हैं कि आइए हम बैठकर डिस्कशन करें, आइए आमने सामने डिबेट करें। तो इसका सीधा जवाब एनडीए ने जो दिया था, जो वित्त मंत्री ने कहा था कि अगर हम विकास की ही बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक रेट करती है, अगर उसके ही हम आंकड़े उठा लें तो गुजरात 1 नंबर पे है और बिहार 21 नंबर पे है। तो यही कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट की आप डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो खत्म हो जाती है। तो लगातार नीतीश पर अटैक करते आए हैं एनडीए के मिनिस्टर्स, लेकिन नीतीश भी लगातार गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वर्सेस बिहार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, बिहारी वर्सेस बाहरी की डिबेट को वो फूकते आए हैं, हमेशा चुनावी मुद्दा बनाते आए हैं और अपनी उपलब्धियां जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, कितनी उपलब्धियां हैं उनकी, किस तरह से वो विकास लाए हैं, वो वोटरों के मन में कहीं ना कहीं वो बात बैठाना चाहते हैं। हाँ। जी प्रीति, और इस बीच हमने देखा कल एक झटका और जेडीयू को लगा है। चुनाव का तीसरा दौर कृति मुहाने पर है, 28 तारीख को चुनाव होना है और इस बीच अभी भी दल बदल का सिलसिला जारी है बिहार में। जी हाँ, देखिए लगातार ऐसी घटनाक्रम हमने देखा है कि होता रहा है कि दल बदल जो बीजेपी के कुछ नाराज नेता हैं वो जेडीयू में गए हैं, जेडीयू के कुछ बीजेपी ज्वाइन किए। कल भी हमने देखा किस तरह से भीम सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए, वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। तो बीजेपी अब कॉन्फिडेंट लग रही है, उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा नेता हमारे साथ जुड़ चुका है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो बहुत साइजेबल वोट है यहाँ पर। तो किस तरह से ये जो दल बदलने का वो लगातार सिलसिला चलता आ रहा है, हर पार्टी कंसोलिडेट करना चाह रही है, फिर वो चाहे जातीय आंकड़ों पर ही क्यों ना हो, कि किसी तरह से उनका वोट बैंक सिक्योर हो जाए और जैसे ही 8 नवंबर आए उनकी किस्मत खुल जाए। ठीक है, और तीसरे दौर की हम बात करें, क्या माना जाए कृति कि आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी, इनके लिहाज से क्या ये ज्यादा अहमियत भरा है? क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जितनी सीट गई हैं उसमें से 10 इसी चरण में आती है, तो सीधा मुकाबला क्या इन दो पार्टियों के लिए काफी अहम माना जाए तीसरा चरण? जी हाँ, देखिए प्रीति, अगर हम इन पार्टीज की बात करें तो इन पार्टी से ऊपर उठकर अभी जो इनका मेन अलायंस है, जो राइवल अलायंस है, क्योंकि सबका मानना है कि एकजुटता में ही ताकत है और अगर एकजुट ही रहेंगी ये सारे जितने एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो या तो फिर महागठबंधन की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, तभी जीत मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी पूरा दमखम लगा रही है, पूरी जान फूकने की कोशिश कर रही है कि कैसे वो वोटरों को लुभा सके। जी प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नालंदा के सियासी समीकरण। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं, ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी, लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर, नहीं बोलता ये किरदार लेकिन सब हैं खबरदार, पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार आर के लक्ष्मण का कार्टून संसार। स्पेशल रिपोर्ट में हम बातें कर रहे हैं इंडिफ्रिका की। अफ्रीका अहम है लेकिन क्यों? जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि हमें आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है।
क्या हासिल होगा भारत को अफ्रीका से? इंडियन गवर्नमेंट इनवाइट पुश इंडियन बिजनेसमैन टू गो टू अफ्रीका। क्या करना चाहिए भारत को? देखिए हमारी खास पेशकश इंडी अफ्रीका, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते जा रहे हैं। पहले आरक्षण, बीफ और फिर महंगी दाल का मुद्दा चुनावी फिजा में खूब गूंजा। अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान पर राजनीति गर्मा गई है कि किसी समुदाय विशेष की इज्जत के अंदर कमी आई है या उनको ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उनके बयान पर उठा विवाद थम नहीं रहा है। चुनाव के बीच हाथ लगे इस मौके को विपक्ष खूब भुना रहा है। महागठबंधन वीके सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लगातार दलितों की, कमजोर वर्गों की मतलब अत्याचार हो रहा है वहाँ पर बीजेपी शासित राज्य में। वीके सिंह को यही चरित्र है पूरे भाजपा का और आरएसएस का। वीके सिंह अपनी जातीय मानसिकता से ग्रस्त होकर के दलित विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं। इससे पहले भी कई अवसरों पर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए हैं। ये गैर जिम्मेदार जवाब है केंद्रीय मंत्री की तरफ। यही तो हमारा रोना है कि जब से भाजपा की सरकार आई, इनके यूनियन मिनिस्टर्स, इनके एमपीज इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताओं को बोली पर संयम बरतने की हिदायत दी है, तो वहीं पार्टी के दूसरे नेता महागठबंधन पर छोटे छोटे मुद्दों को बेवजह तूल देने का आरोप लगा रहे हैं। They don't have any issue. They are raising small and petty issues, and we are very clear. Bihar is going to give a decisive mandate on the plank of development and the leadership of Prime Minister Modi. Certainly, but after advice of Jitin Majhi and Ramvilas Paswan ji, and by party senior leader, VK Singh has already put his apology. बीजेपी के लिए दोहरी मुसीबत ये है कि बिहार में एनडीए के घटक दल भी वीके सिंह के बयान से नाराज हैं। आरएलएसपी जहां बयान पर आपत्ति दर्ज करा रही है, तो वहीं जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने वीके सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जो दलितों के बारे में इस तरह की नीची सोच रखते हैं। मुझको लगता है कि अभी मुनासिब नहीं है, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, यह ठीक नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को दूसरे दल भी हवा दे रहे हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में इस मुद्दे के और गरमाने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ जमीनी मुद्दों की बात करें तो बिहार के गोपालगंज जिले में बिजली की किल्लत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इसकी बड़ी वजह गोपालगंज की चीनी मिलों में गन्ने की खोई से बिजली का उत्पादन नहीं होना है। चीनी मिलों का रवैया और सरकार की बेरुखी इस बार गोपालगंज में बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। बिहार का गोपालगंज जिला गन्ने की भरपूर पैदावार के चलते गन्नांचल के नाम से जाना जाता है। गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन भी होता है, लेकिन विडंबना ये है कि गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों में पेराई तो हो रही है, लेकिन बिजली उत्पादन सिर्फ सिधवालिया चीनी मिल कर रही है। ऐसे में गोपालगंज के लोग इससे बनने वाली बिजली से महरूम हैं। चौथे चरण में होने वाले चुनाव में ये अब बड़ा मुद्दा बन गया है। किसान चीनी मिल को अपना गन्ना देता है और ये जो है बिजली उत्पादन करके और मोतिहारी बेतिया अन्य जगह भेजते हैं, लेकिन गोपालगंज जिला अंधेरा रहता है। इसी मुद्दे पर किसान अपने सवालों का जवाब इन नेताओं से मांगेंगे कि मेरे हक को मारने का अधिकार किसने दे दिया मिल मालिकों को। लेकिन चीनी मिल प्रबंधन गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों के लिए आर्थिक सहायता की बात कह रहा है। सरकार इंसेंटिव पॉलिसी तो ला रखी है, और मेरा तो ये कहना है कि और चीनी मिलें भी अगर इसमें प्रयास करें तो बिजली पर्याप्त मात्रा में बिहार सरकार को मिल सकती है। उधर बिजली विभाग का कहना है कि अगर चीनी मिलें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो गोपालगंज के साथ बिहार का भी अंधेरा दूर हो सकता है। अगर इसी तरह से और सब चीनी मिल में प्रोडक्शन होने लगे
तो बाहर से हम लोगों को बिजली लेने का नौबत नहीं आवेगा। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार की 11 चीनी मिलों में से 9 बिजली उत्पादन कर रही हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। लेकिन किसानों को गन्ने के बकाये के साथ साथ बिजली का भी लंबे समय से इंतजार है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि जिस इलाके की चीनी मिल में बिजली बनेगी वहां उसे सस्ते दर पर उसे मुहैया कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भोजपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर प्रचार चरम पर है। हर तरफ नारों और वादों की धूम है, लेकिन लोग विकास पर जोर दे रहे हैं। भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा का इतिहास 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। महान क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह का ये कार्य क्षेत्र रहा है। गंगा और सोन की उपजाऊ घाटी में होने के कारण ये अनाज का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। आरा रेल मार्ग और सड़क से पटना और वाराणसी से सीधा जुड़ा है। राजधानी पटना से आरा की दूरी तो महज 55 किलोमीटर है, मगर आरा अब भी बिजली, सड़क, पानी, गंदगी, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं से दो चार है। सड़क, बिजली, पानी, सफाई यह मूल मुद्दा होगा। एक मुद्दा ही है, ये है वो है विकास। विकास के अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। इन सब के बीच वीरों की धरती भोजपुर में चुनावी संग्राम चरम पर पहुंच चुका है। भोजपुर जिले में आरा, शाहपुर, अगियाओं, जगदीशपुर, बढ़हरा, तरारी और संदेश 7 विधानसभा सीटें हैं। इन पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है। 7 सीटों पर 19,60,000 से ज्यादा मतदाता 92 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पिछले चुनाव में 4 पर बीजेपी को जीत मिली थी, 1 सीट जेडीयू और 2 सीटों पर आरजेडी ने कब्जा किया था। इस बार बीजेपी 5 और उसकी गठबंधन सहयोगी आरएलएसपी और एलजेपी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 5, जबकि कांग्रेस और जेडीयू ने 1-1 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। हमारा मुद्दा है कि बिजली 24 घंटा में पूरे इस आरा नगर को जल जमाव से मुक्त करें। मुद्दा हमारा होगा विकास, मुद्दा होगा आपस का सौहार्द। महागठबंधन और एनडीए दोनों का एजेंडा गांव घर तक पहुंच गया है। अब देखना ये है कि जनता 28 अक्टूबर को किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक दौर में नालंदा दुनिया भर में मशहूर था, धीरे धीरे अपनी चमक खोता गया और धरोहर में तब्दील हो गया। आज ये बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है, लेकिन नालंदा की विरासत पर नजर रखने वालों को लगता है कि पर्यटन के लिहाज से जितनी जरूरत है उतना काम हुआ नहीं। चुनावी मौसम में ये नालंदा के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजधानी पटना से 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नालंदा। ये कभी बिहार की पहचान हुआ करता था। गुप्त काल में नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज खंडहर में तब्दील हो चुके इस विश्वविद्यालय के अवशेष में ही लोग नालंदा का गौरव ढूंढते हैं। पर्यटन के लिए यहाँ पे सबसे पहले मूलभूत में उनके लिए कम्युनिकेशन जो है, सही लोकेशन देने के लिए टमटम, रिक्शा चालक ये सब थोड़ा अपने आप को सुदृढ़ हो जाए और सही लोकेट करें। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जाए और पानी की व्यवस्था कर दें, जिससे कि पर्यटकों की यहाँ बढ़ावा हो जाएगी। नालंदा में पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं। एक से एक प्राचीन धरोहर यहाँ बिखरे पड़े हैं, लेकिन ना तो उचित सुविधाएं बहाल की गई और ना ही ढंग से साफ सफाई का काम हो पाया। पूरे इलाके में पानी की कमी से लोगों को दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे मुख्य पानी और बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या तो कुछ हद तक निदान हो गई है, लेकिन पानी की समस्या अभी तक बरकरार है। ज़्यादा गंदगी का भरमार होता है, जिसके कारण पर्यटक लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं और रोजगार का साधन कम है यहाँ, इसलिए परेशानी होती है लोगों को। लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2010 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। एक पर बीजेपी और 6 सीटों पर जेडीयू ने परचम लहराया, लेकिन बदले समीकरण में इस बार दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बिहार शरीफ में जेडीयू के विधायक इस बार पाला बदलकर
बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के चलते नालंदा बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण जगह रखता है। लॉ एंड ऑर्डर जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक पर्यटक नहीं आएंगे। बीच में सुधार हुआ था जब एनडीए की सरकार थी, लेकिन जैसे ही नीतीश जी ने साथ उनका छोड़ा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया। हमने काम पूरा किया है, बाकी नगर निगम में अगर थोड़ी बहुत कमी है गंदगी का तो वो अलग बात है, वो हमारा दायित्व नहीं बनता है। नालंदा में तीसरे दौर में मतदान होना है। नीतीश कुमार ने इस इलाके का लंबे समय से प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन यहाँ की तकदीर बदलने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। नालंदा जिले में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, लेकिन जिले का पिछड़ापन यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाओं को पनपने नहीं देता। पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, नालंदा। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही, और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अगली खास पेशकश आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे भी। नमस्कार।